मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आइए दोस्तों, हम सभी आज एक नए चैप्टर के विषय में पढ़ेंगे, जो कि गणित में कक्षा 10 का है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि जब भी आप विद्यालय जाते हैं तो सुबह प्रार्थना के समय में आप कैसे खड़े होते हैं? तो आपका उत्तर हो सकता है कि सर क्रम से खड़े होते हैं। और इसी प्रकार से जैसे ग्रुप फोटोग्राफी होती है, तो ग्रुप फोटोग्राफी में भी हम सभी लोग एक क्रम से खड़े होते हैं। मतलब जैसे छोटा, जो कद में छोटा है वो पहले खड़ा होगा, और उसके पीछे जो है फिर उससे बड़ा, फिर उसके पीछे फिर उससे बड़ा, इस तरह से हम लोग खड़े होते हैं। तो गणित की भाषा में इसी क्रम का, ये जो क्रम शब्द है, इसका दूसरा नाम क्या है? तो हो सकता है कि आप लोगों को नहीं मालूम हो, तो हम आपको बताते हैं कि उसका दूसरा नाम है श्रेणी। और आज हम इसी श्रेणी के विषय में पढ़ेंगे। तो श्रेणी क्या होती है, श्रेणी किसको कहते हैं? तो जैसा कि हमने जो है उदाहरणों से समझा कि एक क्रम से, एक निश्चित क्रम से संख्याएं आएं और एक निश्चित नियम से आएं, तो हम उसे श्रेणी कहते हैं। एक निश्चित क्रम से और एक निश्चित नियम से संख्याओं का आना श्रेणी कहलाता है। तो आइए हम लोग कुछ उदाहरण के माध्यम से समझें श्रेणी को। तो जैसे मैं संख्याएं लिख रहा हूं क्रम से 2, 5, 8, 11, इस तरह से। तो देखिए इनमें जो है, ये जो संख्याएं लिखी गई हैं, इनमें 2 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 8 आ रहा है, 8 के बाद 11 आ रहा है। तो इसमें क्या हमें समझ में आ रहा है कि 2 में 3 जोड़ दिया गया है, फिर उसके बाद 5 में फिर 3 जोड़ दिया गया है, उसके बाद 8 में फिर 3 जोड़ दिया गया है। तो ये एक क्रम से आ रही हैं और एक निश्चित नियम है। क्या नियम है कि 3 जोड़ रहे हैं, 3 जोड़ रहे हैं, 3 जोड़ रहे हैं। अब हम अगली संख्या भी बता सकते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि ये एक श्रेणी है। और भी श्रेणी हो सकती है, जैसे ये 3, 9, 27, 81, इस तरह से। ये भी एक श्रेणी है। इसमें भी संख्याएं क्रम से आ रही हैं और एक निश्चित नियम से आ रही हैं। जैसे 3 के बाद 9, तो 3 को 3 से आप गुणा कर देंगे तो 9 मिलेगा, और 9 को 3 से गुणा कर देंगे तो ये 27 मिलेगा, और 27 को 3 से गुणा कर देंगे तो 81 मिलेगा। अब हम अगली संख्या बता सकते हैं कि क्या होगी। तो इस प्रकार से ये सब श्रेणियां हैं। अब श्रेणी जो है कई तरह की हो सकती हैं, कई तरह की होती हैं। इनमें से हम एक श्रेणी पढ़ेंगे, उसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी की क्या विशेषता है, किसको समांतर श्रेणी कहते हैं? इसमें जो पद होते हैं, क्रमिक पदों के बीच में अंतर समान होता है। क्रमिक पद कैसे? जैसे हम एक समांतर श्रेणी ले रहे हैं उदाहरण के रूप में, जैसे ये समांतर श्रेणी A1, A2, A3, A4 और AN। यानी A1 का मतलब ये पहला पद है श्रेणी, समांतर श्रेणी का। A2
का मतलब ये दूसरा पद है, A3 का मतलब ये तीसरा पद है, इसी तरह से चौथा पद, पांचवा पद, ये nवां पद है। AN का मतलब ये nवां पद है। अच्छा, तो जैसा कि हमने कहा कि दो क्रमिक पदों के बीच का अंतर हर जगह इस श्रेणी में समान होता है। तो दो क्रमिक पदों के बीच के अंतर को एक नाम देते हैं जिसको कि कहते हैं सार्व अंतर, उसको सार्व अंतर बोलते हैं। सार्व अंतर, सार्व अंतर कैसे निकालेंगे? दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए, या तो तीसरे पद में दूसरे पद को घटा दीजिए, या तो चौथे पद में तीसरे पद को घटा दीजिए। यानी बाद वाले पद में उसके पहले वाला पद घटाने से सार्वंतर मिल जाता है। तो देखिए, यानी A2 माइनस A1 अगर हम कर दें तो सार्वंतर निकल आएगा, है ना। या A3 माइनस A2 कर दें तो भी सार्वंतर वही निकलेगा, जो A2 माइनस A1 में आएगा वही A3 माइनस A2 में आएगा, वही A4 माइनस A3 में भी आएगा। तो इस तरह से आप समांतर श्रेणी का सार्वंतर निकाल सकते हैं और सार्वंतर हर जगह समान होगा। तो समांतर श्रेणी की ये विशेषता है कि इसमें सार्वंतर समान होता है। अब ये सार्वंतर कोण संकेत रूप में D से लिखते हैं, D से। और जो समांतर श्रेणी का पहला पद होता है, समांतर श्रेणी का पहला पद, उसको संकेत के रूप में A से लिखते हैं। पहले पद को A से और सार्वंतर को D से लिखते हैं। अब अगर हमें किसी समांतर श्रेणी का पहला पद मालूम है और सार्वंतर D मालूम है, तो हम वो समांतर श्रेणी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो समांतर श्रेणी? प्रथम पद A है और सार्वंतर D, तो समांतर श्रेणी पहला पद तो A ही हो गया, समांतर श्रेणी पहला पद A हो गया। अगले पद के लिए क्या करना है? A में से D को ऐड कर देना है, जोड़ देना है। फिर उसके बाद एक D और जोड़ देना है, यानी अब हो जाएगा A प्लस D और D 2D। अगले वाले में फिर एक D और जोड़ देना है, यानी A प्लस 3D। अगले वाले में एक D और जोड़ देना है, यानी A प्लस 4D। इस तरह से हम समांतर श्रेणी बना सकते हैं, जिसका कि हमें प्रथम पद मालूम है और सार्वंतर मालूम है। तो इस तरह से हम लोग इस समांतर श्रेणी के मुख्य तथ्यों से परिचित हो गए हैं। अब हम जो ये NCERT की बुक है, इसकी जो पहली प्रश्नावली है उसके कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, इसमें एक्सरसाइज 5.1 है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थितियों में से नंबर्स की लिस्ट जो है वो कौन सी समांतर श्रेणी बनाती है। मतलब यहाँ पे जो है कुछ संख्याएं दी हुई हैं और उससे ये पता करना है कि इससे ये समांतर श्रेणी बनती है या नहीं बनती है। कुछ स्थितियाँ दी हुई हैं, कुछ स्थितियाँ दी हुई हैं, इन स्थितियों से समांतर श्रेणी बनेगी
या नहीं बनेगी, ये हमें बताना है। जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें से कि एक टैक्सी का किराया प्रत्येक किलोमीटर के बाद, जबकि पहले किलोमीटर के लिए किराया है 15 रुपये और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए, हर एक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये है। मतलब टैक्सी का किराया ये जो है समांतर श्रेणी में होगा कि नहीं होगा, जबकि पहले किलोमीटर के लिए किराया है 15 रुपये और हर अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये। मतलब पहले किलोमीटर अगर आपको कहीं जाना है तो पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये देना पड़ेगा, है ना। उसके आगे वाला किलोमीटर जाना है तो 15 और 8 23 रुपये टोटल देना पड़ेगा। उसके भी आगे जाना है तो 23 8 31 इस तरह से देना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो संख्याएं आ रही हैं ये समांतर श्रेणी में हैं या नहीं हैं। तो जैसा कि इनका कहना है कि पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये देना है, अगर आगे भी किलोमीटर जाना है तो 15 8 23 देना पड़ेगा। अगर 2 किलोमीटर के भी बाद जाना है, मान लो 3 किलोमीटर जाना है तो आपको 23 8 31 देना पड़ेगा। अगर जैसे 4 किलोमीटर जाना है तो 31 8 39 देना पड़ेगा, इस तरह से। तो हम जैसा कि देखते हैं कि ये जो संख्याएं हैं ये समांतर श्रेणी में हैं कि नहीं, ये देखने के लिए हमको सार्वअंतर निकालना होगा। अगर सार्वअंतर समान है तो ये समांतर श्रेणी बनेगी, अगर सार्वअंतर समान नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं बनेगी। तो सार्वअंतर हम लोग निकालें, सार्वअंतर बराबर, इसमें से दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए, 23 - 15 यानी 8 आ गया। फिर यहाँ से सार्वअंतर निकालें इन दो पदों से, तो इसमें सार्वअंतर बराबर हो गया 31 - 23 यानी ये भी 8 आ गया। इसी तरह से आगे भी आप निकालेंगे तो 39 में 31 घटाएंगे फिर भी 8 ही आएगा। तो इस तरह से इस श्रेणी का सार्वअंतर समान है, इसलिए इससे समांतर श्रेणी ही बनेगी। अच्छा, इसमें दूसरा क्वेश्चन है एक सिलेंडर में उपस्थित वायु की मात्रा, जबकि वैक्यूम पंप से उसकी जो बची हुई वायु होती है उसका 1/4 रिमूव कर दी जाती है, हटा दी जाती है। तो इसका देखा जाए कि ये जो है, जो इसमें आंकड़े आएंगे वो समांतर श्रेणी में होंगे या नहीं होंगे। तो ये इस प्रश्न का कहना ये है कि जब वैक्यूम पंप से किसी सिलेंडर में जो वायु बची होती है उसका 1/4 हटा दिया जाता है, 1/4 हटा दिया जाता है, तो जो सिलेंडर में उपस्थित वायु होगी वो समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो हम लोग इसमें मान लें कि सिलेंडर में वायु थी V, ये जो है ये आपका पहले का पहला सवाल था। अब हम लोग पहले का जो दूसरा सवाल है उस पे आते हैं। दूसरे सवाल में है कि सिलेंडर में मान लो जो एयर है, वायु है, वो है V।
तो वैक्यूम पंप से जो वायु शोषक पंप होता है उससे वायु निकाली जाती है कितनी, 1/4। तो V का 1/4 यानी V इंटू 1/4 यानी V/4 एयर निकाल दी गई। तो बची एयर कितनी हो गई, बची वायु बराबर V माइनस V/4 यानी 3V/4। तो पहले वायु थी V, अब जो है वायु जो बची है सिलेंडर में वो है 3V/4। अब इसके आगे फिर जो है वैक्यूम पंप से 1/4 वायु निकाल दी जाएगी। तो 3V/4 इंटू 1/4 इक्वल टू 3V/16। 3V/16 वायु निकाल दी गई। तो अब ये जो है पहली स्टेज है, ये दूसरी है, अब ये तीसरी है। तो 3V/16 वायु निकाल दी गई। तो अब इसमें बची कितनी, 3V/4 थी और इसमें 3V/16 माइनस कर दिया। तो 3V/4, हाँ, तो इसमें एलसीएम आ गया 16, 4 चौके 16, 4 बार गया 12V माइनस 3V इक्वल टू 9V/16। तो अब देखते हैं कि इसके जो आंकड़े आ रहे हैं वो समांतर श्रेणी में हैं या नहीं है। तो जो पहला पद था वो था V, पहले तो वायु सिलेंडर में V थी, उसके बाद दूसरी स्टेज में 3V/4, तीसरी में 9V/4, इस तरह से 9V/16 इस तरह से। तो अब अगर हम इसमें देखते हैं कि सार अंतर क्या मिल रहा है, तो इसमें से इसको घटाएंगे यानी दूसरे पद में से पहले पद को। तो सार अंतर हमें मिलेगा 3V/4 माइनस V, तो इक्वल हुआ 4 एलसीएम 3V माइनस 4V यानी माइनस V/4 आ गया। अच्छा, जब तीसरे पद में से दूसरा पद घटाते हैं तो देखते हैं क्या निकलता है सार अंतर। तो 9V/16 माइनस 3V/4, तो 16 9V माइनस 4 चौके 16, 4 3 12V। तो 9 माइनस 12 कितना होगा, माइनस 3V/16। तो देखें जो पहली स्थिति है, जो यहाँ से सार अंतर निकला वो निकला माइनस V/4 और जो दूसरा निकला वो निकला माइनस 3V/16, जो कि समान नहीं है। इसलिए ये जो आंकड़े आ रहे हैं या कि ये जो स्थिति है वो समांतर श्रेणी में नहीं है। अब तीसरा सवाल पे हम लोग आते हैं। जो पहले का तीसरा सवाल है, एक कुएं की खुदाई की जा रही है और उसमें हर 1 मीटर की खुदाई, जबकि जो पहले मीटर की खुदाई की कॉस्ट है वो है 150 रुपये और फिर आगे के हर 1 मीटर की खुदाई है 50 रुपये। मतलब एक कुआं खोदा जाना है जिसमें अगर पहला मीटर खोदेंगे तो 150 रुपये लेंगे और फिर उसके आगे जितने भी मीटर खोदेंगे हर 1 मीटर का 50 रुपये और लेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें जो आंकड़े बनेंगे वो समांतर श्रेणी में हैं या नहीं है। आपका पहले का तीसरा नंबर सवाल। तो पहले मीटर का तो आपको 150 रुपये देना है। अगर एक ही मीटर खुदवाना है तो 150, अगर 2 मीटर खुदवाना है तो 150 तो देना ही है, 50 रुपये और देना है। तो यानी 150 प्लस 50 ये देना है दूसरे मीटर के लिए। अगर 3 मीटर खोदना है
तो 150 + 50 ये 200 हो गया, और 200 में से 50 और देना है। 3 मीटर खुदवाना है तो ये देना है। अगर आपको 4 मीटर खुदवाना है तो इतना तो देना ही है, और उसमें 50 रुपए और देना है, इस तरह से। तो अब आप देखिए, तो ये पहला पद 150, दूसरा 200, तीसरा 250, चौथा 300, इस तरह से पद आ गए श्रेणी के। अब हमें देखना है कि ये संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं या नहीं हैं। तो हम सारवंतर निकाल लेते हैं, पहले और दूसरे पद का। तो ये निकला 200 - 150 यानी 50, और अगर दूसरे और तीसरे पद से सारवंतर निकालें तो ये भी आ गया 250 - 200, घटा देंगे तो ये भी 50 आ गया। तो हम देख रहे हैं कि सारवंतर जो है समान निकल रहा है, इसलिए जो ये स्थिति है इसमें ये संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं। अब इसके बाद हम इसी पहले का चौथा सवाल देखते हैं। एक खाते में हर वर्ष धन की मात्रा यानी धनराशि, जबकि 10,000 रुपये 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा किए जाते हैं। 10,000 रुपये 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा किए जाते हैं। तो हर वर्ष जो खाते में धनराशि होगी वो कौन सी श्रेणी बनाएगी, ये हमें देखना है। समांतर श्रेणी बनेगी या कि नहीं बनेगी। तो 10,000 रुपया है, तो पहले साल में तो 10,000 रुपया ही था, 10,000 रुपया ये था। अब जब एक साल बीत गया तो एक साल के बाद 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, तो एक साल में कितनी हो जाएगी ये वाली धनराशि। इसके लिए हम लोग ये इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। तो उसके लिए फार्मूला ही हम देख लेते हैं। ये जो है चक्रवृद्धि मिश्रण का होता है, A = P 1 + R/100 पावर n। तो ये है अमाउंट यानी धनराशि, ये मिश्र धन है। ये P जो है मूलधन 10,000 और 1 + 8/100 पावर 1 हो गई। तो ये इक्वल टू हो गया 10,000 और ये हो गया 108/100। ये काट दीजिए आप, 2 जीरो से ये 2 जीरो निकल गए। तो ये आपका हो गया 10,800, इतना आ गया। तो यही जो धनराशि है ये एक वर्ष के अंत में खाते में हो जाएगी। यानी जो शुरू में था 10,000 रुपये, एक साल के बाद जो है खाते में हो जाएंगे 10,800। अब उसके बाद 2 साल में देखते हैं कितना हो जाएगा। तो 2 साल में यही इसी फार्मूले से A = P यही रखिए 10,000 और 1 + R/100 पावर 2 हो गई। तो 10,000 और ये 108/100 और इसका 2 बार मल्टीप्लिकेशन करना होगा, 108/100। अब इसको काट देते हैं, ये कट गया, ये कट गया, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। तो 108 × 108 ये जो है कितना बनेगा देख लेते हैं।
108 इंटू 108 ये आ गया 11,664। ये 11,664। अच्छा, इसमें सार्वंतर हो गया 10,800 और माइनस 10,000 यानी 800। और अगर दूसरे और तीसरे पद का देखें तो इनके लिए सार्वंतर 11,664 माइनस 10,800, तो ये आ गया 64 और ये 16 में आ गया 8। अब देखते हैं हम कि यहाँ पे अंतर जो है 800 है, यहाँ पे अंतर 864 है। इसका मतलब अंतर समान नहीं है, इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं बनेगी। तो इस तरह से हम पहले सवाल के हमने चारों क्वेश्चन कवर कर लिया। अब आते हैं हम दूसरे सवाल पे। इसमें पहला पद ए दिया है समांतर श्रेणी का और सार्वंतर डी दिया है। हमें समांतर श्रेणी के पहले 4 पद ज्ञात करने हैं। तो हमने बताया है कि जब समांतर श्रेणी का पहला पद दिया हो और सार्वंतर डी दिया हो तो हमारी समांतर श्रेणी बनेगी। पहला पद तो ए है, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 3d, इसी तरह से। तो जैसे दूसरे का जो पहला क्वेश्चन है इसमें a बराबर a इज इक्वल टू 10 एंड d इज इक्वल टू 10 दिया है। a इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 10। तो हम लोग देखते हैं क्या समांतर श्रेणी बनेगी। a इज इक्वल टू 10 तो पहला पद तो 10 हो गया, दूसरा 10 प्लस 10 ये, तीसरा 10 प्लस देखो a की जगह पर 10 लिख दिया प्लस 2 और इंटू डी की जगह पर 10। ये चौथे पद के लिए a प्लस 3d तो a की जगह पर 10 प्लस 3 इंटू डी दिया है 10, डी की जगह पर 10 लिख दिया। तो क्या समांतर श्रेणी में 10, 20 और ये 10 प्लस 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 हो गया 20, 20 में 10 जोड़ दिया 30 हो गया 30। इस तरह से इसको भी 10 प्लस 3 इंटू 10, 3 इंटू 10 30 हो गया 30 और 10 40। ये समांतर श्रेणी हमको मिल गई 10, 20, 30, 40। तो इस तरह से समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर दिया होने पर हम समांतर श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से इसका दूसरा क्वेश्चन भी है जिसमें a बराबर -2 दिया है और d इज इक्वल टू 0। दूसरा क्वेश्चन इसी का a इज इक्वल टू -2 एंड d इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी समांतर श्रेणी पहला पद a हो जाएगा, दूसरा पद a प्लस डी, तीसरा a प्लस 2d, चौथा a प्लस 3d। इस तरह से तो क्या हो गया, a की जगह पर -2 और दूसरे में -2 प्लस 0, तीसरे में -2 प्लस 2 इंटू 0, चौथे में -2 प्लस 3 इंटू 0। तो -2 में 0 प्लस किया -2 ही बनेगा। यहाँ पे 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा और -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 ही आया। इसी तरह से यहाँ पर भी 3 को 0 से गुणा करें तो 0 ही आएगा और 0 जो है -2 में जोड़ेंगे तो -2 ही आएगा।
इस तरह से ये श्रेणी हमें मिल गई, समांतर श्रेणी। चौथा सवाल भी जिसमें कि a = 4 दिया है, d = -3 दिया है। a = 4 एंड d = -3। तीसरा सवाल, तो समांतर श्रेणी a + d, a + 2d, a + 3d। a की जगह पे 4, a + d यानी 4 और प्लस d की जगह पे -3, 4 + -3 है ना। तो यहाँ पे ब्रैकेट जो है ये मछला ब्रैकेट कर सकते हैं, और 4 + 2d, 2 × -3 ये, और फिर 4 + 3 × -3। तो 4 बन गया। यहाँ पे प्लस और माइनस का गुणा माइनस होगा, तो 4 - 3। यहाँ पे 4 और +2 और -3, प्लस और माइनस का गुणा माइनस, और 3 दूनी 6, और इसमें 4 - 9। अब जो श्रेणी बनेगी 4 - 3 1, 4 - 6 -2, 4 - 9 -5। ये इस तरह से ये समांतर श्रेणी बनेगी। इसका चौथा सवाल देख लेते हैं। a = -1 एंड d = 1/2। a = -1 एंड d = 1/2। तो समांतर श्रेणी प्रथम पद दिया है, सारवंतर दिया है, तो a + d, a + 2d, a + 3d बराबर a की जगह पे -1, और ये -1 + d 1/2, -1 + 2 × 1/2 2d, -1 + 3 × 1/2। तो ये पहला पद -1 + 1/2 -1/2 बनेगा। इसमें -1 + 2 से 2 1 बार कटेगा, 1 1 जा 1, -1 + 3/2 ये बन गया। तो -1, -1/2, 0, 3/2 -1, इसमें 1/2 हो गया। तो इस तरह से ये श्रेणी बन गई जिसका पहला पद -1 है और सारवंतर 1/2 है। अब दूसरे का लास्ट सवाल है। a = -1.25 a = -1.25 and d = -0.25। तो फिर से a समांतर श्रेणी बनेगी a + d, a + 2d, a + 3d। तो a की जगह पर -1.25,
-1.25 और डी की जगह पर प्लस -0.25, यहाँ पे मझला कोष्ठक दीजिए, -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25 -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25। तो पहला पद हुआ -1.25, दूसरे के लिए -1.25 प्लस माइनस का गुणा -0.25, ये -1.25 और प्लस और माइनस का गुणा माइनस, और 2 से 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.50 -1.25, ये हो जाएगा 3 को 0.25 से गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस का गुणा पहले -0.75, तो -1.25, ये -1.25 और -0.25 दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस में हैं, तो ये हो जाएगा -1.50, जुड़ गए दोनों, और -1.25 -0.50, ये हो गया -1.75, दोनों माइनस में हैं, जुड़ गए। इसी तरह से ये भी दोनों माइनस में हैं, जुड़ जाएंगे, यानी -2.00 आ जाएगा। तो इस तरह से जो हमारी समांतर श्रेणी बनी, -1.25 -1.50 -1.75 और -2.00। तो इस तरह से हमने जो एक्सरसाइज 5.1 है उसके 2 सवालों को हमने आज कवर किया। अब आगे के सवाल जो हैं हम अगले वीडियो में कवर करेंगे।